चलिए दोस्तों, बनाते हैं मुश्किल टॉपिकों को आसान। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म, इसके बाद इसके क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पेंडुलम केसेस, सारी चीजें हो जाएंगी, वो भी बहुत कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, किसी भी चीज को अगर आसान बनाना है तो बाबा जी की बूटी लेना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं बूटी जोन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। बूटी जोन में अगर अपन को आगे बढ़ना है ना, तो पहले पुराने पापा को क्लियर करना पड़ेगा, और वो ये कहते हैं कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। डरना मत बिल्कुल भी, वेक्टर फॉर्म से या वेक्टर है। इस वीडियो के बाद कुछ मिनट्स के बाद तुम इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को ऐसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले बाबा जी की बूटी में वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताता है हमको? डायरेक्शन बताता है हमको यूनिट वेक्टर। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हो गया मेरे पास ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड के लिए या तो दो वर्टिकल लाइनें बनाओ, मगर अपन आलसी लोग हैं तो अपन चाहें तो ये तीनों लाइनें यहां से हटा दे, सिर्फ ए लिखा होगा तो भी वो भी मैग्नीट्यूड है। और ये ए कैप अगर ऊपर लगा दी, टोपी पहना दी अगर तुमने, तो वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। इसके बाद अगर यूनिट वेक्टर को देखें तो वो हो जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने इसको तुम्हें बता दिया। यहां पर एक चीज और मैं इसमें कोट कर रहा हूं, और वो है अपने पास ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर दो वेक्टर मान लेते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब है कि इसका हेड इसकी टेल के साथ कनेक्टेड है, तो जो थर्ड साइड होती है, क्लोजिंग साइड होती है, ये इन दोनों का सम होती है, रिजल्टेंट होती है, यानी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। दैट्स इट, हो गई अपनी कहानी खत्म। चलिए बढ़ जाते हैं वेक्टर फॉर्म की तरफ। कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अब ये मेरे पास फर्स्ट चार्ज है, ये मेरे पास सेकंड चार्ज है। इस पर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये हो गया F12। और अगर इसको देखें तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा? F21। सो अगर ये दोनों फोर्सेस मेरे पास अपोजिट हैं, ऑब्वियसली क्योंकि रिपेल हो रहे हैं, मगर मैग्नीट्यूड में सेम है। और कितना है इनका मैग्नीट्यूड? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। ये अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। अब मैं इसको पोजीशन के हिसाब से वेक्टर सब बना रहा हूं। अगर ओरिजिन से ये लाइन ज्वाइन करें इस पॉइंट को, तो ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। इसको अगर यहां से ज्वाइन करें तो ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो पहले वाले का पोजीशन वेक्टर है R1, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर है R2, और ये जो डिस्टेंस है A से लेके B तक की, ये डिस्टेंस तो फिक्स है, R है। मगर अगर आप 1 से लेके 2 जाओगे तो इसको बोलेंगे R12 कैप डायरेक्शन। अगर अपन यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो 2 से 1 जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा R21 कैप। बिल्कुल सिंपल सी बात थी वेक्टर फॉर्म में। अब मैं इसको तुम्हें दिखाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा था वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर मुझे इस F12 को लिखना है तो इसकी डायरेक्शन में कौन है? R12 तो इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन में कौन है? R21। इसीलिए यहां पर जब अपन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो F12 हो जाएगा अपने पास F12 का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, और इसकी डायरेक्शन में 1-2 की डायरेक्शन में कौन था? 2-1 था। अगर नहीं है तो देखो यहां पर 1-2 की डायरेक्शन में 2-1 है, और यहां पर 2-1 फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन में कौन है? R12 है। उल्टा, ध्यान से। सो यहां पर अपने पास आ जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू F12 इंटू R21। और मेरे पास जैसे ही मैं इस मैग्नीट्यूड को लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² हो गया मैग्नीट्यूड। ये आपका काम हो गया खत्म, मार्क्स मिल गए दोस्तों। अब अगर तुमको और थोड़ा डिटेल में लिखना है, या ऑप्शंस में 1 2 माइनस के टर्म्स में दिख रहा है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर दिख रहा है तो अपन लिख सकते हैं। अगर F12 है तो यहां R21 है, और अगर यहां पर इसी तरह से F21 है तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² मैग्नीट्यूड को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये 2-1 की डायरेक्शन है अपने पास, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कौन है? 1-2 है, तो बस मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब मुझे क्या करना पड़ता है? पेपर में वो क्या करते हैं? माइनस के टर्म्स में लिखते हैं। तो अगर तुम यहां पर एक ट्राइंगल को देखो, ये OAB, ये ट्राइंगल दिख गया। अगर OA को देखो तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और AB को देखो तो ये इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों जो वेक्टर हैं ये सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों का सम OA प्लस AB। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? जो क्लोजिंग साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी OB वेक्टर। तो ये आ गया OB वेक्टर।
अब अगर आप ए बी वेक्टर को देखो तो वो हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी कि R12, क्योंकि आप ए से बी जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो, R12 विल बी R2 माइनस R1, क्योंकि ओ बी है R2 और ओ ए है R1। इसी तरह से अगर R21 होता, 1 2 था तो 2 माइनस 1, 2 1 होगा तो 1 माइनस 2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। ये आपके पास था F12 वेक्टर। F12 वेक्टर में किसकी वैल्यू रखनी है, R21 की, तो वो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर इसको लिख सकते हैं तो ये हो गया वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और ये जो चीज इसका मैग्नीट्यूड आएगा इस वेक्टर का, वो तो r के बराबर आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस के बराबर होता है। सो आपके पास ये आ गया R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन r, और वो r जब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा r स्क्वायर से r क्यूब, और ये आपके पास आ चुका है अब बेहतरीन वाला फॉर्मूला। ध्यान ये रखना कि अगर ऊपर वेक्टर आएगा तो नीचे क्यूब आएगा। ध्यान ये रखना, ये एमसीक्यूज में बहुत एग्जाम्स में आया है। अगर ऊपर वेक्टर आएगा तो नीचे क्यूब आएगा, और अगर ऊपर कैप आएगा तो नीचे आर स्क्वायर आएगा। ध्यान से, कहानी खत्म हो चुकी है वेक्टर फॉर्म की। इसके बाद अब अपन लोग जब बढ़ते हैं आगे तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसमें ना एक मार्क का न्यूमेरिकल सारे एग्जाम्स में आया है, और वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर आपने दो चार्जेस लिए और इनको एयर में रखा हुआ है तो फोर्स कितना आएगा, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय आर स्क्वायर। अगर आपने उन चार्जेस को मीडियम में डाल दिया, इसको अगर आपने मीडियम में डाल दिया तो आपका आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, मीडियम की परमिटिविटी, लास्ट वीडियो में पढ़ा अपन ने, q1 q2 बाय आर स्क्वायर। अब मुझे तो मीडियम का इफेक्ट देखना था, तो मैंने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने यहां डिवाइड किया, ये मीडियम में फोर्स था, ये एयर में फोर्स था, तो मीडियम का फोर्स हो गया ये, और अगर अपन देखें ये मीडियम का फोर्स एप्सिलॉन आर आ रहा है और एयर का फोर्स हो गया ये, दोनों को डिवाइड कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, q1 q2 बाय आर स्क्वायर से q1 q2 बाय आर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, 1/एप्सिलॉन आर। Fm अपॉन FA इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर। सो मीडियम में जो फोर्स आएगा वो एयर के फोर्स का 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा, यानी कि मीडियम में जाते ही फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं दो चार्जेस को एक ऐसे मीडियम में रख दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो नया फोर्स क्या होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के अंदर कोट कर दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो मैं आंसर में भी आप ये नहीं बोल सकते रिड्यूस हो जाएगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये 5 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने नंबर यूज किया। सो मीडियम में आते ही फोर्स k टाइम्स कम हो जाता है, एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाता है। ये दिमाग में बिठा लेना, इफेक्ट ऑफ मीडियम। नाउ लेट्स मूव टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मुझे एक इंसान ने धक्का दिया, मैं इधर गिरा, मुझे एक और इंसान ने उसी डायरेक्शन में धक्का दिया उस पहले वाले के साथ, अब मैं और तेजी से इधर गिरूंगा। मुझे एक ने इधर खींचा, एक ने इधर खींचा, दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया, मुझ पे कहीं कोई फोर्स नहीं आने वाला, नेट फोर्स 0, क्योंकि इधर और इधर का रिजल्टेंट सम हो जाएगा। यही तो कर रहे हैं यार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। एक दोस्त ने इधर से मारा, एक दोस्त ने इधर से मारा, अपन कहां जाएंगे, ना इसके पास ना उसके पास, अपन जाएंगे इनके रिजल्टेंट की तरफ। तो बस वही है यहां पर कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हों और वो एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हों, तो इस चार्ज पर जो नेट फोर्स आएगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं तो बीच में चला जाऊंगा, आपने बुलाया और मैं आ गया। तो यहां पर भी वही कहानी है कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में अपने को फोर्स लगने वाला है, और इन सब के फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर लगेगा। किसी भी चार्ज के ऊपर अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि जो इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। इसके स्टेटमेंट आने के चांसेस बहुत कम हैं, मगर ये पता हो तो फिर न्यूमेरिकल आसानी से हो जाते हैं, और न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, समझ गए। अब आते हैं बाबा जी के बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। समझो जरा बात को अच्छे से। अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं, ये पुराने पाप हैं तुम्हारे जो अब मैं खोल के क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल सफाई मचा रहा हूं इसकी, तुम्हारे पेट में जो हो गया था ना उस सबको क्लियर कर रहा हूं ताकि बस आज आराम से डाइजेस्ट कर सको सारी चीजों को। तो ये तुम्हारे पास है F1 फोर्स, ये है तुम्हारे पास F2 फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा।
मैंने कहा इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, सो भैया अंडर रूट ए स्क्वायर यानी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, वेक्टर आते ही ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। और रिजल्टेंट किस एंगल पे होगा, तो उसका फॉर्मूला है f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 कॉस थीटा। मत ध्यान दो, मैंने लिख दिया ताकि तुम्हें ये ना लगे कि बाबा जी को आता है कि नहीं आता। चांसेस इसके यूज करने के बहुत कम है, इसलिए मैं उस तरफ तुम्हें दिमाग पर जोर नहीं डलवा रहा, तुम्हें बस ये जरूर पता रहना चाहिए। और अगर ये दोनों इक्वल फोर्सेज हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा। खत्म। आ जाओ जरा बूटी सेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि दो फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर वो 0 डिग्री पर हैं, तो उस फॉर्मूले में जब रखते हैं तो अपना आंसर आता है 2f, दोनों फोर्सेस के सम के बराबर। अगर आपके पास दो इक्वल फोर्सेस हैं और वो 60 डिग्री पर हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है वो आता है √3 टाइम्स ऑफ वन फोर्स, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर आपके पास 90 डिग्री पर हैं, तो ये जो रिजल्टेंट निकल कर आता है वो रिजल्टेंट निकल के आता है √2 टाइम्स ऑफ f, मतलब एक फोर्स का √2 टाइम्स। ध्यान से, ये तीनों रिजल्ट काम के हैं। अगर इक्वल फोर्सेज होंगे तभी। ये 5 न्यूटन है, दूसरा भी 5 न्यूटन है, आंसर क्या आएगा 5 + 5 10। ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, आंसर आएगा 5√3। ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, आंसर आएगा 5√2। सो अगर दो इक्वल फोर्सेज हैं और 0 डिग्री पर है 2f, 60 डिग्री पर है √3f, 90 डिग्री पर है √2f, काम की बात यहां आई। अगर 120 डिग्री पर हैं, तो भैया अगर दो इक्वल फोर्स, ये एंगल है आपका 120 डिग्री, सो इस 120 डिग्री पर हैं तो आंसर आएगा f के बराबर। और अगर वो 180 डिग्री पर हैं, इधर एक f, इधर एक f, कहां जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, नेट फोर्स कितना 0। बस ये 0 के, दो 0 के आगे एक 1 लगाना है अपन को एग्जाम में, समझ गए। चलो इसीलिए कंटिन्यू पढ़ते रहे ना। अगर मेरे पास n इक्वल फोर्सेज हैं और वो कितने डिग्री पर है 360/n, मतलब जैसे 2 थे तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो 360/2 180 डिग्री। जब दो फोर्स 180 डिग्री पर थे इक्वल, तो आंसर क्या आया 0। अगर 3 फोर्स होते और 120 डिग्री पर होते, n की वैल्यू 3 रख दो, 120 पर होते, नेट फोर्स कितना आता 0। अगर 4 फोर्स होते 360/4, 90 डिग्री पर 4 फोर्स, एक 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 एक, रिजल्टेंट क्या आएगा 0। 5 फोर्स अगर कितना है 360/5, 72 डिग्री पर होंगे एक दूसरे से, रेगुलर पेंटागन, आंसर 0। सो अगर n इक्वल फोर्सेज हैं और 360/n एंगल पर हैं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 0, शिफर। चलिए अब तैयार हैं अपन लोग क्वेश्चंस करने के लिए। लुट उठा लेते हैं एक बहुत 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 फेमस क्वेश्चन। ये आपके पास 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, जिन पर चार्जेस हैं q q q q इक्वल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है a। मैंने आपसे कहा कि इस पर नेट फोर्स निकाल कर लाओ, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस, मुझे इस पर नेट फोर्स चाहिए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, निकाल देंगे, उसमें क्या है, कोई अलग दूसरी दुनिया का क्वेश्चन थोड़ी ना है अपने पास। लो ये देखो, सबसे पहले B ने इस पर कितना फोर्स लगाया, तो B ऑब्वियसली रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया F1 फोर्स। F1 फोर्स कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर, सो K Q अपॉन a स्क्वायर। K क्या है अपने पास 1/4πε0। इसके बाद इस वाले भाई ने कितना फोर्स लगाया, क्यों इसको ले रहा हूं, क्योंकि ये 3 फोर्स लगने वाले हैं, 3 फोर्स तो लगने वाले हैं, मगर ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर है ना। बराबर डिस्टेंस पर जब होते हैं और अगर 90 डिग्री पर हों, तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, फिर भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है तुमको, बट इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, रिजल्टेंट निकालना आसान होगा। एक एक करके आओगे मारूंगा, अगर एक साथ आओगे पिटूंगा, साउथ इंडियन हीरो वाली कहानी, समझ गए तुम लोग। तो यहां देखो ये वाले इसने कितना फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F2 की वैल्यू क्या होगी K Q अपॉन a स्क्वायर, सो ये आ गया K Q/a स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर है और दोनों इक्वल है, तो ये आ जाएगा अपने पास F12। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसा ये आ गया F12। कितना आएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 0, तो वो चीज तो चली गई। यहां पर जिसको डाउट लग रहा है, यहां पर प्लस का 2f1 f2 cos थीटा भी आएगा, cos 90 क्या हो गया 0, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर यानी √2 f1। ठीक है, अब आ जाओ जरा किस पर, ये वाले भाई के कारण। इस वाले भाई के कारण कितना फोर्स लगने वाला है, तो सबसे पहले ये देखो, ये a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी √2a। जैसे ये डिस्टेंस आई √2a, तो ये भाई इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये इससे कहेगा सुन भाई सेंट्रल फोर्स है अपन, तो ऐसे 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 इसी डायरेक्शन में लगा देगा। और कितना लगाएगा K Q अपॉन √2a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास K Q अपॉन √2a का होल स्क्वायर।
अब ये देखो जो F3 लग रहा है यहां पर, F3 की डायरेक्शन और F12 की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है सेम? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इन दोनों फोर्सेस का सम? तो आंसर क्या आ गया? F12 प्लस F3 √2F1 यही वाला प्लस F3। F1 कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन √2A का स्क्वायर था ना F3। अगर यहां याद नहीं आ रहा तो ये देखो √2A का स्क्वायर विच इज 2A स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। जैसे यहां रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन, यहां बचेगा आपके पास कितना √2, और यहां क्या बच रहा है आपके पास? यहां आपके पास बच रहा है 1/2। आंसर है √2 प्लस 1/2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम हो गया आपके पास, ये क्वेश्चन खत्म। यार राइम बन गई यार अपनी, तो क्लास है। खैर सो इसीलिए इसको एक बार और देखना, आराम से सुकून से हो जाएगा क्वेश्चन। ट्राइंगल वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, वहां तो और आसान है, 2 ही फोर्स लगेंगे, 60 डिग्री पे लगेंगे। ओके, इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस में अपन लोग के पास ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q, इनके बीच में आपने एक चार्ज Q को रख दिया। अब आपको इस कैपिटल Q की वैल्यू बतानी है या शो करना है कि ये जो कैपिटल Q है इसकी वैल्यू होनी चाहिए -Q/4 अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है। तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम तब रहता है जब सारे चार्जेस पर जो फोर्स होता है वो 0 होता है। यहां पर ये बीच में बैठा हुआ है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जितने फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतने ही फोर्स से ये भी रिपेल करेगा। तो कैपिटल Q को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी कर लो, उसका साइन कुछ भी कर लो, उस पर तो नेट फोर्स 0 है। मगर सिस्टम की बात हो रही है दोस्तों, बीच वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मगर साइड वाले को फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप ये देखो कि इस पर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये स्मॉल q ने इसको रिपेल करके रखा हुआ है। स्मॉल q ने कितना फोर्स लगाया? C वाले पर A के कारण कितना फोर्स लगेगा? KQ²/R², Q इंटू Q। अब ये अगर Q, कैपिटल Q जो है, अगर ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस वाले ने तो इसको रिपेल किया है, अगर इसने इसको अट्रैक्ट नहीं किया बी वाले ने इसको, तो ये कभी भी 0 फोर्स नहीं आएगा और अट्रैक्ट तभी करेगा जब ये नेगेटिव होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। और कितना फोर्स लगेगा? क्योंकि आधी डिस्टेंस पर है तो जो फोर्स लगने वाला है वो है KQ इंटू Q अपॉन डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर। सो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ये 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया 4, K4QQ/R²। अब करना है 0, क्योंकि बात हो रही है इक्विलिब्रियम की। चीजें इक्विलिब्रियम में रहेंगी, कैसे रहेंगी? जब ये F1 जितना फोर्स इस भाई ने इसको लगाया उतना ही अगर ये लगा दे अंदर की तरफ तो हो जाएगा इक्विलिब्रियम, यानी F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। K कैंसिल, R² कैंसिल, एक स्मॉल q भी कैंसिल, कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी Q/4। और माइनस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वो माइनस हो, इसीलिए कैपिटल Q इज -Q/4। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर डालो। अब आ जाओ नेक्स्ट। हो, ये वो केस है जिसको देख के सबको गड़बड़ लगती हो रही है, पेंडुलम। इससे आसान केस नहीं है, इससे आसान केस नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो कैसे। ये पेंडुलम, 2 पेंडुलम थे या 2 पिथबॉल थी, इन दोनों को चार्ज दिया आपने Q, दोनों का मास था M। आपसे कहा जाएगा कि टेंशन निकाल कर लाओ, आपसे कहा जाएगा थीटा निकाल कर लाओ, आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, कुछ भी चीज मांगी जा सकती है। अगर 2 चीजें ऐसी लटकी थी और उनमें मास था तो ऐसे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो यही तो हुआ इन पेंडुलम के साथ, दोनों पर चार्ज था, ऐसे रिपेल करने लगे, एक टाइम पे आके रुक गए। क्यों रुके? क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा था mg और रिपल्शन ऐसे था। मगर जैसे ही ये mg, ये फोर्स इधर देखो, ये सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन इधर फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, लगा कि नहीं? फील आया? हाँ, करके देखना, बहुत मजा आता है। खैर, इसके बाद ये रो जो है अपने पास, ये यहां पर टेंशन आ जाएगी अंदर की तरफ, ये आ जाएगी अंदर की तरफ, क्योंकि टेंशन तो दूर चाहिए और स्ट्रिंग में होती है।
तो अब ये तीन फोर्सेस रुक के इसको बैलेंस करके रखे हुए हैं। थीटा वाली साइड पर जैसे आपके पास अगर ये एक फोर्स है तो जिससे ये थीटा एंगल बनाता है उस साइड आता है कॉस, उसके परपेंडिकुलर आता है साइन। तो यहां पर क्या हुआ, ये टेंशन थी, इधर आ गया टी कॉस थीटा, इधर आ गया टी साइन थीटा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जितना ऊपर फोर्स होगा उतना ही नीचे, जितना राइट होगा उतना ही लेफ्ट, यानी F इज इक्वल टू टी साइन थीटा, F इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। हमको क्या चाहिए, थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, टेंशन चाहिए नहीं, उड़ाओ उसको, उड़ा दिया अपन ने थीटा निकालने के लिए। डिवाइड जैसी करेंगे टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन mg। जैसे ही डिवाइड किया tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन mg। मैं आपसे कहूंगा पेंडुलम वाले क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, दिमाग में घुसा लो इसको। tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय mg। एफ क्या है, इनके बीच का फोर्स। सो यहां पर अगर आप देखो फोर्स कितना लगेगा, ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ये ट्राइंगल, ये और ये इक्वल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो भैया अगर ये आपके पास L है और ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी इस ट्राइंगल में, L साइन थीटा। उसी तरह से यहां पर भी ये डिस्टेंस कितनी आएगी, L साइन थीटा। और जिसको दिक्कत आ रही है ये लो, दिक्कत खत्म, ये डिस्टेंस चाहिए, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस को बोल देते हैं अपन x। तो x अपॉन L इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू L साइन थीटा। आ गया आधा डिस्टेंस, ये L साइन थीटा, ये हो गया L साइन थीटा। फोर्स कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। दैट्स इट, कहानी खत्म। इस फोर्स को यहां रख दो, गंदे गंदे कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन दिखने लगेंगे, आंसर दिखने लगेंगे। नहीं भैया मुझे चाहिए अब यहां पे टेंशन। अच्छा बहुत टेंशन चाहिए, वैसे ही कम दे रखा है क्या CBSE ने। अगर टेंशन चाहिए तो इक्वेशंस तो ये बनी हुई थी, मुझे थीटा नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का उपयोग करना समझा, और यहां पर दोनों का स्क्वायर करके जैसे ही ऐड किया, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, टी स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बचेगा एफ स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, और जैसे ही टी स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे इस पर आ जाएगा रूट। आंसर आ चुका है t इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ये टेंशन आ गई, इसके आने के चांसेस कम हैं, इसके पहले वाले के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि पूरी प्लेज अभी भी तुमको जल्दी से मिल जाए यूट्यूब से पहले, जल्दी से ऐप पर आ जाओ और टीम ज्वाइन करो चैलेंजर्स। भैया बहुत तेज चल रहे हैं चैलेंजर्स, तो चैलेंजर्स के साथ ज्वाइन करो। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाबा जी तुम्हारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। और मार्क्स क्या, मार्क्स के तो पापा को भी आना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।